योगदान है। साथियों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले किसानों को ठगने का काम किया। किसानों से कहा था, किसानों चिंता ना करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। किसानों से ये कहा था एमएसपी का कानून बनाएंगे और 2022 में आमदनी दोगुनी कर देंगे। परंतु 2022 निकल रहा था और किसान का कर्जा बढ़ रहा था और महंगाई आसमान को छू रही थी। खाद के, बीज के, कीटनाशक दवाओं के, खरपतवार नाशक दवाओं के दाम बढ़ रहे थे। रोडी, बजरी, सीमेंट, सरिया, लोहा महंगा हो रहा था। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस निरंतर आसमान को छू रहे थे और भारतीय जनता पार्टी मुख्य दर्शक बन के खड़ी थी। तो किसानों ने पूछा, हमारी आमदनी दोगुनी कब होगी? तो किसानों की आमदनी दोगुनी ना करके बड़ी कंपनियों के इशारे पे, अडानी और अंबानी के कहने से 3 काले कानून किसानों के लिए ला दिए। एक कानून में तो ये था, जिन जमीनों के मालिक आप सब हैं, उन जमीनों के मालिक अडानी, अंबानी और बड़ी कंपनियां हो जाएंगी। और अगला कानून में ये था कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। और उससे अगले कानून में ये था कि बड़ी बड़ी कंपनियों को इस बात की इजाजत दे दी गई थी कि वो जितना चाहेंगे स्टॉक कर लेंगे, जितना चाहेंगे भंडारण कर लेंगे और ब्लैक मार्केटिंग कर सकेंगे। यानी कि आगे इसमें यह भी था कि जिन्हें हम मारती भाई कहते हैं, हमारे वो जो दुख सुख के साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मंडियां बंद हो जाएंगी और मंडियों में बैठे दलाल खत्म हो जाएंगे। साथियों, किसान तिल मिलाया। किसान ने, बच्चे, बूढ़े और जवान ने दिल्ली के बॉर्डरों पे जाकर के धरना दे दिया, प्रदर्शन करने लगे, रास्ते बंद हो गए। साथियों, इतना ही नहीं, 380 दिन तक आंदोलन चला, 700 से ज्यादा जाने चली गई और किसान को भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये तो आंदोलनकारी नहीं, आंदोलनजीवी हैं। उनको कहा ये खालिस्तानी हैं, अलगाववादी हैं, विदेशों से फंड आया हुआ है। यानी कि किसानों के जड़े पे नमक छिड़कते रहे। किसान किस प्रकार से धूप में, छाव में, सर्दी में, गर्मी में, ओलावृष्टि भी होती रही, बारिश होती रही, आंधी और तूफान आए, परंतु किसानों ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। किसान ये सोच के गया था और जान हथेली पे रख के गया था कि हम ये काले कानून लागू नहीं होने देंगे, जान दे देंगे। साथियों, तब जाकर के इस देश के प्रधानमंत्री को होश आया और 380 दिन के बाद ये कहा, किसानों आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपको समझा नहीं सका, इसलिए ये कानून वापस लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब चाहती है किसान विरोधी कानून लेकर के आती है। आपके सामने है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा शुरू किया गया। फसल किसी की, ब्यौरा किसी का और पैसे किसी के खाते में। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ी कंपनियों को मालोमाल कर दिया और किसान को कंगाल कर दिया। कितने ही किसानों के दावे ओलावृष्टि के, बाढ़ के, सुंडी से फसल तबाही के आज भी पेंडिंग पड़े हैं। उनके दावे आज भी मुआवजे के दिए नहीं जा रहे। साथियों, इतना ही नहीं, जब किसान की फसल आती है, चाहे वो जीरी धान आए, उस पे एमएसपी नहीं। जब भी फसल आती है तोरिया की, सरसों की, उस पे एमएसपी नहीं। जब भी सूरजमुखी की फसल आती है उस पे एमएसपी नहीं मिलता। इसी प्रकार से फसलें लूट ली जाती हैं। बाजरा आता तो उसको लूट लेते हैं। यानी कि किसान को बहुत सताया। किसान दुखी है। और अगर किसान के बाद कोई दुखी है तो जवान दुखी है। जवान इसलिए दुखी है कि 25 लाख नौजवान हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार हैं। हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बन गया। और साथियों, इतना ही नहीं, HPSC के दफ्तर में 3 करोड़ रुपए पकड़े गए और HSSC जो छोटी नौकरी लगाता है उसने 42 पर्चे बेच दिए और कहने लगे ये तो लीक हो गए। साथियों, इतना ही नहीं, हमने जिन बच्चों को फूल से बच्चों को पाला था, दुलार दिया था, बड़े किए थे,
जो 18-19 साल के हो गए उनका हरियाणा प्रदेश से मोह भंग हो गया। वो दलालों के साए में किस प्रकार से फंसते हैं और जान हथेली पे रख के डोंकी बीजा लेकर के खूंखार जानवरों के साए से होते हुए पनामा के जंगलों से जाते हैं, चाहे वो अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं और ऑस्ट्रेलिया जाएं, इंग्लैंड जाएं, वहां जाकर अपना जीवन यापन करने की सोच पाले बैठे हैं। एक पार्टी का उदयमान हमारी पार्टी तोड़ के भी हुआ था। उन्होंने विशेष तौर से नौजवानों से कहा था कि नौजवानों चिंता ना करो, हरियाणा प्रदेश में लगने वाली हर फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में 75% हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार लगेंगे। पहली बात तो वो कानून ईसा आधा अधूरा बनाया कि हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और साथियों ले दे के हम पे, मेरे वर्ग के लोगों पे फौज थी। फौज में हमारे बच्चे जाते थे, 18-19 साल तक नौकरी करते, आकर के रिटायर हो जाते, पेंशन मिला करती थी, कैंटीन से सामान मिलता था और इसी प्रकार अस्पतालों में दवाई मुफ्त मिलती थी। वो लोग जो मिलिट्री से रिटायर होकर के आते थे तो अपना जीवन निर्वहन करने का मिलिट्री उसको देती थी, परंतु आज इसको भी खत्म कर दिया, ठेके पे दे दिया। अग्निवीर योजना शुरू कर दी, 4 साल के बाद कोई नौकरी पे मिलिट्री में चला गया तो रिटायर होगा तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी, उसे अस्पताल से दवाई नहीं मिलेगी, उसको कैंटीन से सामान देने की सुविधा नहीं होगी। यानी कि मेरा कहने का भाव ये था, इस देश का किसान दुखी और जवान भी दुखी और ये हरियाणा प्रदेश सारे की सारी ये जनता भी दुखी। 3,17,000 करोड़ का हरियाणा प्रदेश की जनता के सिर पे कर्जा है, जैसा कि कागजों में बताया गया। साथियों, आज रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए हैं, बिजली खंभे चाट गए हैं। आज हरियाणा प्रदेश में स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताबें नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं। आज जल घर है तो जल नहीं, आज बिजली घर है तो बिजली नहीं। सड़कें टूटी हैं और नहरें सूखी हैं। परिवार पहचान पत्र बनाए गए, जिसकी आमदनी 1,80,000 रुपए लिख दी गई, उसका पीड़ा कार्ड काट दिया, राशन कार्ड काट दिया। यानी कि एक समस्या परिवार के लिए खड़ी कर दी और फिर उससे आगे शहरों में कहा कि हम प्रॉपर्टी आईडी बना रहे, प्लाट किसी का, मकान किसी का, और चढ़ा दिया किसी और के नाम। 150 करोड़ रुपए गुजरात की कंपनी को दे दिए, ये गलत इंदराज करने के लिए, वो भी एक समस्या खड़ी कर दी। साथियों, आप सबको इस बात का खूब पता होगा, जब कोरोना काल था हम डर के साए में जी रहे थे और हरियाणा प्रदेश के अस्पतालों में कोई दवाई नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, रेमडेसिविर नहीं थी, कोई बेड नहीं था, कोई दाखिल करने वाला था ही नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये लोग उस वक्त में दवाइयों में घोटाला कर रहे थे, शराब बेच रहे थे और शराब बेच के घोटाला कर रहे थे। जिस प्रकार से आप सबको पता होगा कि रजिस्ट्री घोटाला हुआ, वो भी कोरोना काल में हुआ। 800 से ज्यादा अधिकारियों को और कर्मचारियों को दोषी माना गया, सबको माफ कर दिया गया। और इसी प्रकार खनन घोटाला हो रहा था, इसी प्रकार सहकारिता विभाग का 100 करोड़ का घोटाला हो रहा था, पर्चे लीक हो रहे थे और बारदाना घोटाला हो रहा था। कितने बड़े बड़े घपले और घोटाले हरियाणा प्रदेश की सरकार कर रही थी। हरियाणा प्रदेश की सरकार ही नहीं, इस देश की सरकार भी कर रही थी। ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए बड़ी कंपनियों पर रेड करके किस प्रकार से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदवाए गए, चुनावी चंदा इकट्ठा किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 6,060 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा इकट्ठा किया, जो एक महा घोटाला है, और कह दिया या तो चंदा दे दो, नहीं जेल तैयार है। इसी प्रकार से हमारे वहां के कुरुक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में उद्योगपति नवीन जिंदल जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने साथियों से ये कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। 10 साल से उन्होंने ये सारा मामला राजनीति का बंद किया हुआ था। उनसे कहा, ईडी भेज के उनसे कहा कि चंदा दो, चंदा ले लिया, और फिर कहा कि इलेक्शन लड़ो, उन्होंने कहा कि नहीं मैं लड़ना नहीं चाहता। कहने लगे पहले चंदा दिया दो और फिर इलेक्शन लड़ो, नहीं तो जेल तुम्हारे लिए तैयार है। उन्होंने अपने मन से हाँ भरनी पड़ी। वो आए मैदान में, परंतु उनका कोई मन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। उनसे धक्का हुआ, डर दिखाया गया।
साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार बनी कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ऐसा बनाया कि जो जहां भी गया, चाहे वो कैमला गांव में गया, किसानों ने जब हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तो नीचे से लठ डंडे खा लिए, जिसकी वजह से वो नीचे उतर भी नहीं पाया था। ऐसा मुख्यमंत्री गया था महेंद्रगढ़ में, उसको एक दिन और एक रात के लिए बंदी बना करके रखा गया। कभी मुख्यमंत्री आते थे चौधरी देवीलाल, लोग उनको पलकों पे बिठाया करते थे। कभी चाहे ओम प्रकाश चौटाला आते, सरकार आपके द्वार लगाते, लोग चले आते थे, जन मेले लगते थे। परंतु हरियाणा प्रदेश में कैसा मुख्यमंत्री था कि आज भी कहता है मुझे जेड सिक्योरिटी दे दो, वरना मुझे किसानों से डर लगता है, क्योंकि मैंने किसानों के आंदोलन में जिस प्रकार की भाषा बोली है, उसके लिए किसान मेरे से बहुत दुखी हैं और मुझे इन किसानों से डर लगता है। अरे मनोहर लाल जी खट्टर, ये वो अन्नदाता हैं जिन्होंने इस देश के खादान में किस प्रकार से अन्न भंडार भरने के काम किए थे, आज तो इन्हीं से डरता है। और आपके सामने है इस देश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की साफ और पाक कहती है, आपकी कड़ी मेहनत से हमने बंदरगाहें बनाई थी, रेलवे स्टेशन बनाए थे, हमने हवाई अड्डे बनाए थे, बीमा कंपनियां खड़ी करी थी, उन सब को नीलाम कर दिया और अपने चहेते अडानी और अंबानी को दे दिए। साथियों, में विशेष तौर से आपसे यही कहना चाहता था कि हमारा हरियाणा प्रदेश तो बहुत शांति प्रिय प्रदेश है। हमारा 36 जात के भाइयों का बहुत भाईचारा है। चाहे हम किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, चाहे हम किसी जाति से संबंध रखते हैं, हम एक हैं। चाहे वो शहर में रहने वाले हैं, गांव में रहने वाले हैं, 36 जात के भाइयों का आपसी प्यार, प्रेम और स्नेह बहुत जाता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इस भाईचारे के खिलाफ है। ये भारतीय जनता पार्टी ये कहते तो हैं कि कई भाई कहते हैं हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट तो नहीं दिए, परंतु मसीना में गड़बड़ ला गया। अरे मसीना में तो न्यारी गड़बड़ है। ये भाईचारे के दुश्मन न्यारे हैं। ये हिंदू और मुसलमान को वोटों के टाइम में लड़ा देते हैं, जैसे नूह में लड़ा था। जिस प्रकार से हमारा भाईचारा है, जात पात का जहर उगलने वाला भारतीय जनता पार्टी का ही एमपी था राजकुमार सैनी, जिसने कड़वे बोल बोले थे। हमारा भाईचारा टूट गया था और हरियाणा जड़ उठा था, 32 से ज्यादा जाने गई थी। आज वो भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करके साजबाज हो रहा है, उनसे मीटिंग करके एक दूसरे की मदद करने की बात कर रहे हैं। आप सबको पता होगा इस प्रकार की वीडियो वायरल हो रही है। और मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता था कि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, कहते तो हैं कि हमारी पार्टी तो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। हम मानते हैं आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, परंतु आपकी पार्टी तो इतनी बड़ी, और हरियाणा एक छोटा सा सूबा है, इसमें 10 लोकसभा की सीटें हैं और 6 उम्मीदवार आप कांग्रेस से क्यों लेके आए? तुम्हारे बीजेपी के लीडर कहां गए? तुम्हारे बीजेपी के कार्यकर्ता गए कहां कि तुमने उधार के कांग्रेस पार्टी के 6 लेकर के भारतीय जनता पार्टी की टिकट देकर के भेजे? तुम्हारी इतनी बड़ी पार्टी कहां चलेगी? साथियों, आपके बीच में अब आएंगे, तरह तरह के नारे लोगन और प्रलोभन देंगे, परंतु आपके सामने तो लोकदल पार्टी है। लोकदल पार्टी ने लंबे समय से चौधरी देवीलाल ने ही संघर्ष किया। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा जहां बनवाया, वहीं पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्षों से भी हरियाणा आज फलीभूत है। और एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के जो पार्टी हमारा पानी रोके बैठी है, चाहे वह पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी का राज आया था। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले जब आ चुके थे तो हमारे सारे समझौते रद्द करने का काम भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने दादूपुर नलवी नहर बंद कर दी और जमुना का पानी राजस्थान को देने का दस्तखत कर दिए, जो हमारे किसानों का गला काटने के बराबर है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग आए तो लोकदल पार्टी के तो आपके सामने है कि अभय सिंह चौटाला ने लंबी यात्रा कर जब किसान आंदोलित थे, किसानों के बीच में जाकर के भंडारे लगवाए थे, जनरेटर टिकवाए थे, अस्पताल खोल दिए थे। और इसके साथ साथ उन्होंने जब आंदोलन को गति देने के लिए एक इलाहाबाद के विधायक होने के नाते
कहा कि जिस विधानसभा में किसान विरोधी कानून बन जाते हों, जिस लोकसभा में किसानों की आवाज ना सुनी जाती हो, तो मेरा भी इसी विधानसभा में बने रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इन्होंने एमएलए की कुर्सी को भी ठोकर मार के स्पीकर को इस्तीफा फांक के आ गए थे और किसानों के आंदोलन में कूद पड़े। आज किसान साथियों, आपसे अभय सिंह चौटाला कमेरे वर्ग के भाइयों, आपसे क्या मांग रहे? साथ, समर्थन और सहयोग। हम किसान और कमेरे इन्हें किस बात के लिए जवाब दें? हमारे पास क्या मुंह है इनको जवाब देने का? हमें चाहिए इनके उम्मीदवार को तन मन धन से उनकी मदद करें और आपको आकर के कहेंगे कि तुम जीत तो जाओगे सिरसा से, एक लोकसभा का सदस्य बन के करोगे क्या? परंतु याद रखना, हरियाणा विधानसभा में 90 हैं, 90 में से एक ही तो है अभय सिंह चौटाला, जिसके ऊपर सारे हरियाणा की निगाहें टिकी रहती है। हरियाणा विधानसभा में जब बोलते हैं लगता है जैसे शेर गरजता है। तो मैं विशेष तौर से आपसे कहना चाहता हूं, तुम कहो उनसे, एक हम सिरसा से जीतेंगे और एक अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से जीतेंगे, तो फिर 2 हो जाएंगे और 2 देश की लोकसभा में जो तहलका मचाएंगे तो आपके सामने है। और ये जरूरी नहीं 2 जीते, हो सकता है आपकी कई सीटें जीत जाएं और जब कई सीटें जीत जाएंगी तो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। और ये सब करने के लिए पर आप लोगों ने अब कड़ी मेहनत करनी है। हमारा प्राय ये रहता है, हम लगातार 4 वर्ष तक बहुत संघर्ष करते हैं। 4.5 वर्ष तक आंदोलन सब हमारे नाम ही होते हैं, चाहे यात्रा करनी पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, धरने देने पड़े। पिछले दिनों में हम स्पीड थोड़ी कम कर जाते हैं, परंतु अब की बार हमने करो और मरो की नीति अपनानी है और अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करने हैं। इसी बात को लेकर के विशेष तौर से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि साथियों समझ लेना कि आपकी कुरुक्षेत्र कैथल में भी बहुत रिश्तेदारी है, आपकी अड़ोस पड़ोस में भी बहुत जान पहचान है। सब में कहना, फोन पे कहना। और पुनः आज 18वीं मीटिंग है और 18 की 18 मीटिंगों में जो मीटिंगें हुई हैं उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चा है। और जो चर्चा ये है कि और किसी की अभी तक कोई मीटिंग हुई नहीं, बहुत कोशिशें की गई, 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, चाय पानी पर चले गए, वरना मीटिंग करने का साहस को जुटा नहीं सका। और अभय सिंह चौटाला ने भी दमदार तरीके से कुरुक्षेत्र में अपना कैंडिडेचर घोषित करने का काम किया, जो अपना आप में एक धमाका